दोस्तों, आज की हमारी कहानी बांग्लादेश के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम उदय भान है और ये पेशे से एक टीचर हैं। तो चलिए अब ये कहानी उदय भान के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम उदय भान है और मैं बांग्लादेश के नरसिंगडी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक शहर का रहने वाला हूं। मैं एक टीचर की जॉब करता हूं और मुझे सरकारी नौकरी लगे हुए आज लगभग 10 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 10 सालों में मेरे साथ कभी भी कोई ऐसी डरावनी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे ये लगा हो कि मैंने ये टीचिंग लाइन में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आज से कुछ महीने पहले ही मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसके होने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं एक टीचर हूं। जब वो डरावनी घटना मेरे साथ हुई उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक टीचर के साथ भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके होने के बाद मुझे इस चीज का अनुभव हुआ कि जो कुछ भी आपके साथ होता है वो पहले से ही तय होता है और वो होकर ही रहता है। चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन उस चीज को आप बदल नहीं सकते। आज जिस डरावनी घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो उस वक्त की है जब मैं मेरे शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक कॉलेज में पोस्टेड था और वहां पर अपनी नौकरी कर रहा था। उस दौरान कॉलेज में बच्चों के एग्जाम चल रहे थे और पूरे कॉलेज के स्टाफ पर काफी ज्यादा प्रेशर था कि एग्जाम को किसी भी तरीके से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करवाना है, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद इलेक्शन होने वाले थे और इलेक्शन के शुरू होने से पहले कॉलेज की एग्जाम खत्म करवाकर कॉलेज को इलेक्शन के लिए तैयार करना था। क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले भी कई बार इलेक्शन से पहले कॉलेज के अंदर ही इलेक्शन मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी आकर हम लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे। अब इस प्रेशर के चलते हम कॉलेज के स्टाफ के सभी लोग बच्चों को फटाफट एग्जाम दिलवाकर एग्जाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और उसी हिसाब से हमने एग्जाम का शेड्यूल भी तय किया था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी जल्दबाजी के दौरान मेरे साथ एक ऐसी घटना होगी जिसको मैं कभी भी अपने जीवन में भुला नहीं पाऊंगा और उस घटना के होने के दौरान मैं अपनी मौत को इतने करीब से देखूंगा। दरअसल जब वो एग्जाम स्टार्ट हुई थी उससे कुछ दिनों पहले ही मेरा उसे कॉलेज में ट्रांसफर हुआ था। इससे पहले मैं एक दूसरी कॉलेज में अपनी नौकरी कर रहा था। जिस दिन पहली बार ज्वाइन करने के लिए मैं उस कॉलेज में आया था उसी दिन से मुझे वहां पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जब मैं कॉलेज के गेट के अंदर घुसा था उसी वक्त से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। उस दिन कॉलेज का पूरा कैंपस बिल्कुल पूरी तरीके से खाली था, क्योंकि उस दिन बच्चों की छुट्टी थी और कॉलेज में सिर्फ स्टाफ ही आया हुआ था। जब मैंने कॉलेज में जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की तो वहां के स्टाफ ने मेरा नाम पूछा तो मैंने उन्हें अपना नाम उदय भान बताया और मेरा नाम सुनते ही वो कॉलेज का स्टाफ अजीब तरीके से एक दूसरे की तरफ देखने लगा था। उन लोगों को मेरा नाम सुनते ही इस तरीके से एक दूसरे की तरफ देखकर मैं सोचता हूं कि आखिर मेरे नाम में ऐसा क्या है जो ये लोग मेरा नाम सुनते ही इतना चौंक रहे हैं। लेकिन मैं उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं और उस दिन तो कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद मैं वापस आ जाता हूं और दूसरे दिन से लगातार उस कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर जाने लगता हूं। जब मैं एक दिन कॉलेज के स्टाफ रूम में अकेला ही बैठा था तो मेरे पास वहां पर एक लड़की आती है और उसने मुझे अपना नाम अंजलि बताया। जब मैं उससे पूछता हूं कि बताओ क्या काम है, तो वो मुझसे कहती हैं कि सर, आपने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आपके लिए ये ठीक नहीं होगा कि आप ज्यादा दिनों तक यहां पर रुको और आप जितना जल्दी हो सके अपना ट्रांसफर कराकर यहां से चले जाओ, वरना थोड़े ही दिनों में आपको बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उस लड़की के मुंह से ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं और उससे कहता हूं
कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, और आखिर मेरे नाम में ऐसा क्या है कि मेरे नाम की वजह से मुझे इस कॉलेज से चले जाना चाहिए। तो वह लड़की मुझे कहती है कि ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप ज्यादा दिन तक इस कॉलेज में रहोगे तो आपको खतरा हो सकता है। मुझसे इतना कहकर वह लड़की तुरंत ही वहां से चली जाती है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछ पाता, वो उस वक्त वहां से पता नहीं अचानक ही कहां चली गई थी। जब मैंने उस लड़की के मुंह से वह बात सुनी तो उस दिन के बाद मैं थोड़ा परेशान सा रहने लगा, और कॉलेज का स्टाफ भी मुझसे थोड़ा दूर दूर ही रहता था। उन लोगों का बर्ताव देखकर भी मैं कई बार सोचता था कि आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लेकिन आगे चलकर मेरे साथ जो घटना होने वाली थी, मैं उसके बारे में बिल्कुल पूरी तरीके से अनजान था, और मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन उस दिन के बाद मेरे साथ उस कॉलेज में कुछ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थी, और उन घटनाओं के होने के बाद मैं काफी ज्यादा परेशान भी रहने लगा था। दरअसल जब मैं कॉलेज जाता था तो अपने घर से ही अपने पीने के पानी की बोतल लेकर आता था। जब मैं कॉलेज में बैठकर अपना काम कर रहा होता था तो उस बोतल का पानी अचानक से ही पूरा खाली हो जाता था। यानी कि मैं तो उस बोतल से पानी पीता भी नहीं था। जब मुझे प्यास लगती थी और मैं उस बोतल को खोलकर देखता था तो उस बोतल का पानी अपने आप ही बोतल में से गायब रहता था। अपने घर से अपने खाने का जो टिफिन लेकर आता था, उस टिफिन के खाने को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि यह खाना अब मेरे खाने के लायक नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं टिफिन को खोलता था तो उसके अंदर जो खाना होता था उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इस टिफिन के अंदर हाथ देकर उस खाने को मसल दिया हो। जबकि मैं तो घर से खाना जब लेकर आता था तो बिल्कुल सही तरीके से पैक करके लाता था। और इन सब के अलावा मेरे साथ जो सबसे ज्यादा अजीब चीज हो रही थी वो ये थी कि मुझे बार बार बहुत ज्यादा टॉयलेट लगती थी, और टॉयलेट लगने की वजह से मुझे बार बार कॉलेज के पीछे बने हुए बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था। और जब मैं उस बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता था तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि उस बाथरूम में वहां पर मेरे अलावा भी और कोई है। लेकिन कई बार ये एहसास होने के बावजूद भी मैं उस चीज को नजरअंदाज कर देता हूँ, और ना ही इन सब के बारे में कॉलेज के किसी स्टाफ से कुछ कहता हूँ, क्योंकि कॉलेज का स्टाफ तो मेरे से वैसे ही पहले से काफी दूर दूर रहता था। ऐसे में अगर मैं कॉलेज के स्टाफ को ये सब बातें और बताता तो वो लोग पता नहीं मेरे पास बैठते भी या नहीं बैठते। जब ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी उस वक्त मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि इस कॉलेज में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ था इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, और अगर कुछ हुआ भी था तो उस चीज का मेरे से क्या संबंध था मुझे इसका भी अंदाजा नहीं था। लेकिन उन सभी चीजों के होने के बाद मैं काफी ज्यादा सतर्क रहने लगा था, और मैंने अब तो घर से टिफिन लाना भी बंद कर दिया था। मैं घर से ही खाना खाकर आता था और वापस जाकर ही खाना खाता था। ऐसे करते करते ही काफी दिन गुजर जाते हैं, और अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉलेज में बच्चों की एग्जाम शुरू होने वाली थी, तो जिस दिन एग्जाम शुरू हो रही थी उस दिन मैं कॉलेज के सभी क्लासरूम में जाकर ये चीज चेक कर रहा था कि वहां पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था ठीक प्रकार से हुई है या नहीं हुई है। और इसी चीज को चेक करने के लिए जब मैं एक क्लासरूम के अंदर जाता हूं तो क्लासरूम के अंदर जाकर मैं बच्चों के बैठने की व्यवस्था को देखने लगता हूं। लेकिन तभी अचानक से मेरी नजर उस क्लासरूम के बोर्ड पर जाती है, और उस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ जो मुझे दिखाई देता है, उसको देखकर तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, और मैं सोच लेता हूँ कि अब मुझे इस कॉलेज से जितना जल्दी हो सके अपना ट्रांसफर कराकर कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा दिन तक यहाँ पर रहा तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और शायद ये सारी चीजें इसी की एक चेतावनी है। दरअसल उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि उदयभान अब तू तो गया। मेरे नाम के साथ ऐसी चीज लिखी हुई देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं, और मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। एक पल के लिए तो मैं सोचता हूं कि शायद ये किसी बच्चे ने मुझे डराने के लिए किया होगा। लेकिन मेरे साथ पहले से जो चीजें हो रही थीं, उन सभी चीजों की वजह से मुझे इस चीज पर भी काफी ज्यादा यकीन हो जाता है, और मैं तभी मन बना लेता हूं कि इस साल के एग्जाम खत्म होने के बाद ही मैं अपनी ड्यूटी यहां से बदलवा लूंगा। अब मुझे इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था
कि मैंने इस कॉलेज से अपना ट्रांसफर करवाने की बात सोचकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। और उससे भी बड़ी गलती मैंने इस कॉलेज में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके पहले ही कर दी थी। बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके थे और पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा और दूसरे दिन भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन 2 दिनों में मेरे साथ एक चीज बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको कहानी में पहले भी बताया है कि मुझे कॉलेज में बहुत ज्यादा टॉयलेट लगती थी और मुझे बार बार टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था। पहले तो मैं इस चीज को लेकर ये सोचता हूँ कि शायद मुझे कुछ बीमारी हो गई है जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा टॉयलेट लगती है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर मुझे बीमारी हुई है तो फिर जब मैं घर पर रहूं तब भी मुझे बार बार टॉयलेट लगनी चाहिए, लेकिन जब मैं कॉलेज जाता हूं सिर्फ तभी मुझे ये टॉयलेट क्यों लगती है, जब मैं घर पर रहता हूं तब मुझे ये टॉयलेट क्यों नहीं लगती। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज मेरे साथ काफी ज्यादा होने लगी थी और जब तीसरे दिन बच्चों का एग्जाम का दिन था उस दिन भी मेरी एग्जाम में ड्यूटी लगी थी। कुछ ही देर बाद बच्चे कॉलेज में आने लगते हैं और एग्जाम टाइम शुरू होते ही बच्चों की एग्जाम शुरू हो जाती है। अभी मैं क्लासरूम में खड़ा होकर बच्चों की एग्जाम ले रहा था कि तभी मुझे फिर से इस चीज का एहसास होता है कि मुझे टॉयलेट जाकर आना है। तभी उस क्लासरूम के बगल में जो दूसरा क्लासरूम था उसके टीचर को मैं बोलकर जाता हूं कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, आप तब तक इस वाली क्लास में भी बच्चों का ध्यान रखना। और उनसे यह बात कहकर मैं कॉलेज के पीछे की तरफ बने हुए बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता हूं। उस दिन कॉलेज का कैंपस पूरी तरीके से खाली था और क्लासरूम के बाहर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं चलकर बाथरूम की तरफ जाता हूं और जब मैं टॉयलेट कर रहा था तब मुझे फिर से वही एहसास होता है कि यहां पर मेरे अलावा और भी कोई है। लेकिन उस टाइम भी मैं उस चीज को नजरअंदाज करके टॉयलेट करने लगता हूं। लेकिन जब मैं टॉयलेट कर रहा था तो मुझे वहां पर किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर मैं एक बार तो सोचता हूं कि यहां पर आकर कौन रो रहा है। तभी टॉयलेट करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आता हूं और दूसरे जो बाथरूम थे उनमें जाकर देखता हूं, लेकिन उस वक्त मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी मैं एक आवाज लगाकर कहता हूं कि कौन है यहाँ और कौन रो रहा है। अभी मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि तभी सामने से उस रोती हुई आवाज में ही मुझे सुनाई देता है कि तेरी मौत। अब ये चीज सुनकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं और मुझे समझ आता है कि यह चीज मेरा यहां तक भी पीछा कर रही है। और अब मैं इससे आगे बिना कुछ बोले ही उस बाथरूम की 4 दीवारी से बाहर जाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब मैं बाहर जा रहा होता हूं तो जाकर देखता हूं कि जो बाथरूम का मेन दरवाजा था वो बाहर से किसी ने बंद कर दिया है और अब मैं चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता था। और उस 4 दीवारी के अंदर बाकी के जो बाथरूम बने हुए थे उन बाथरूम में से एक लड़की निकल कर आती है और उस लड़की को देखकर मैं सोचता हूं कि पुरुषों वाले बाथरूम में ये लड़की क्या कर रही है। उस लड़की को देखकर मैं कहता हूं कि कौन हो तुम और यहां पर क्या कर रही हो। तुम मुझे कोई कॉलेज की स्टूडेंट तो नहीं लगती हो, आज से पहले तुम्हें कॉलेज में तो नहीं देखा है। मेरे इतना कहने के बाद वो लड़की अपना चेहरा ऊपर करके मेरी तरफ देखती है और जैसे ही वो मेरी तरफ देखती है तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा निशान ही निशान थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसके चेहरे को पूरी तरीके से काट दिया हो। और मेरी तरफ देखकर वो लड़की पहले तो रोने लगती है और रोते रोते ही फिर अचानक से हंसने लगती है और अब मुझसे कहती हैं कि उदयभान, तुझे याद है ये बाथरूम, यहीं पर तूने मुझे जान से मारा था। उस डरावनी लड़की के मुंह से वह बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं और डरते डरते उससे कहता हूं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है और तुम कौन हो और किस चीज के बारे में बात कर रही हो। इसके बाद वो मुझसे कहती हैं कि तुझे अभी सब कुछ याद दिलाती हूं और मुझसे इतना कहकर वो मेरी तरफ तेज कदमों के साथ चलकर आती है और मेरी तरफ आते ही वो मेरे एक पैर पर जोर की लात मारती हैं। उसके लात मारते ही मैं नीचे फर्श पर गिर जाता हूं और मेरे फर्श पर गिरते ही वो मेरे एक पैर को पकड़कर मुझे घसीटने लगती है और घसीटकर अंदर बाथरूम में ले जाने लगती है। उसको मुझे इस तरीके से घसीटता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं और मैं चिल्लाने लगता हूं कि बचाओ बचाओ। लेकिन शायद उस वक्त कॉलेज का कोई भी स्टाफ या स्टूडेंट बाहर की तरफ नहीं था और इसी वजह से किसी को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी वह डरावनी सी लड़की मुझे घसीटते हुए एक बाथरूम के कोने में लेकर जाती है
और वहां पर ले जाने के बाद अपने हाथ के लंबे लंबे नाखूनों से मेरी गर्दन को पकड़ लेती है। और उसके नाखून इतने नुकीले थे कि वो अब मेरी गर्दन के अंदर पूरी तरीके से घुसने ही वाले थे। और उसने मेरी गर्दन को इस तरह से पकड़ रखा था कि ना ही तो मैं पूरी तरीके से बैठा हुआ था और ना ही खड़ा हुआ था। और उस स्थिति में मेरे घुटनों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और मेरी गर्दन को उस तरह से पकड़कर वो मुझसे कहती हैं कि गौर से देख इस चेहरे को, अगर इस चेहरे को देखकर भी तुझे याद नहीं आता है तो फिर मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुझे सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन उसके चेहरे की तरफ तो मैं देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसका चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। तभी वह चुड़ैल की तरह दिख रही लड़की मुझसे कहती है कि तूने उस दिन मेरे साथ वो सब करके बहुत गलत किया था, और तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरे वो सब करने के बाद मैं इस बाथरूम में पड़ी पड़ी कितनी ज्यादा तड़पी थी और कितनी ज्यादा तड़प तड़प कर मरी थी। अगर तुझे जरा भी उस चीज का अंदाजा होता तो तू मेरे साथ वैसा कभी भी नहीं करता। लेकिन तू इतना निर्दयी हो गया कि तुझे जरा भी मेरे ऊपर दया नहीं आई और तू मुझे उस हालत में यहां पर छोड़कर चला गया। उसी दिन से मैं तेरा यहीं पर इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तू एक ना एक दिन लौटकर जरूर आएगा, और शायद थोड़े दिन पहले तू आया भी था, लेकिन उस वक्त तू मेरे चंगुल से बचकर निकल गया था। लेकिन आज मैं तुझे अपने चंगुल से बचकर नहीं जाने दूंगी। आज मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगी और तेरे साथ भी ठीक वैसा ही करूंगी जैसा तूने मेरे साथ किया था, और तुझे भी ठीक उसी तरीके से तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिस तरीके से तूने मुझे तड़पने पर मजबूर किया था। और तुझे उसी तरह से तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, मेरी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। लेकिन इसके लिए पहले मुझे तेरा वही हाल करना होगा जो उस वक्त मेरा हाल तूने किया था। उसे लड़की के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मुझे ये सब क्यों कह रही हैं और ये मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ चुका था कि शायद यहाँ पर इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके बारे में ये मुझसे बात कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये भी पता चल चुका था कि ये कोई जिंदा लड़की नहीं है, बल्कि ये उस लड़की की आत्मा है जिस लड़की के साथ यहाँ पर कुछ गलत हुआ था। अभी मैं उसको समझाना चाहता था कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन वो मुझे इस चीज का कोई भी मौका दे ही नहीं रही थी। अभी मैं उसे कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद मुझे अपने आप को बचाकर वहां से निकलने का एक रास्ता नजर आता है। दरअसल मैंने अपने हाथ में एक कड़ा पहन रखा था, और वह कड़ा मेरी घरवाली ने मुझे पहना रखा था, क्योंकि वो उस कड़े को अपने मायके से लेकर आई थी, और उसके मायके वाले एक माता के मंदिर में शुरू से ही जाते हैं। और वहां के जो पुजारी जी हैं, उन्होंने वो कड़ा मेरी घरवाली को दिया था और उससे कहा था कि वो उस कड़े को लाकर मुझे पहना दे। अगर कोई बुरी शैतानी शक्ति मेरे पास आएगी भी तो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरी घरवाली मेरे लिए ये कड़ा इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि आज से पहले जो कुछ भी मेरे साथ उस कॉलेज में हो रहा था वो सब मैंने उसको बता दिया था, और वो सब सुनने के बाद वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी, और इसी वजह से वो अपने मायके गई और उसने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई। और उसके बाद उसके घर वाले उसको लेकर उस माता के मंदिर में गए और वहां से वो कड़ा लेकर उसने मुझे पहनाया था। और आज जैसे ही उस लड़की की डरावनी आत्मा ने मेरे हाथ में पहने हुए कड़े को छुआ तो उसे एक जोर का करंट सा लगा, और उस करंट को लगते ही उसने मेरे हाथ को छोड़ दिया और जोर जोर से वो अपने हाथ को फूंक मारने लगी। उसको इस तरह से फूंक मारता हुआ देखकर मैं समझ गया था कि इसे करंट से ही झटका लगा है, और शायद इसने जिस हाथ से मेरे हाथ में पहने हुए इस कड़े को छुआ है, इसकी वजह से इसका हाथ जल गया है। लेकिन उस चीज के होने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि अब यह कड़ा ही मुझे यहां से बचाकर बाहर निकाल सकता है। अब उस डरावनी आत्मा ने अपने लंबे लंबे नाखून वाले हाथ से मेरी गर्दन को भी छोड़ दिया था, और वो अपने हाथ को सहला रही थी। तभी मैं मौका देखकर वहां से भागकर उस मेन दरवाजे तक जाता हूं, लेकिन वह दरवाजा अभी भी बाहर से बंद था, और मुझे इस तरह से भागता हुआ देखकर वह चुड़ैल फिर से मेरी तरफ आने लगती है। तभी मैं उससे कहता हूं कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं फिर से इस कड़े से तुम्हें करंट लगा दूंगा। तो वो मुझे कहती हैं कि आज यह कड़ा भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा, और मुझसे इतना कहकर
वह मेरे हाथ को पकड़ने की बजाय मेरे एक पैर को पकड़ लेती हैं और मुझे नीचे जमीन पर गिराने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन अब तो मुझे उसकी एक कमजोरी पता चल चुकी थी और जैसे ही उसने मेरा पैर पकड़ा तो मैंने फटाक से अपने हाथ में पहने हुए उस कड़े को उस चुड़ैल के हाथों पर लगाया और जैसे ही मैंने वह कड़ा उसके हाथों पर लगाया तो उसने फिर से अपने हाथों से मेरे पैर को छोड़ दिया और दूर जाकर गिर गई। और वो गिरने के बाद अजीब तरीके से चिल्लाने लगती हैं। अभी वो वहां पर पड़ी पड़ी चिल्ला ही रही थी कि तभी किसी ने बाहर से उस गेट को खोला और जैसे ही उस गेट के खुलने की आवाज मुझे सुनाई देती है तो मैं फटाक से उस तरफ देखता हूं और जब मैंने उस तरफ देखा तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ही बाहर की तरफ खड़े थे और उन्होंने ही वो गेट खोला था। और उनके द्वारा वो गेट खोलते ही उन्होंने मुझे जब इस तरह बदहवास हालत में देखा तो वो मुझे कहते हैं कि अरे उदयभान जी, क्या हुआ? आप इस तरीके से पसीने में भीगे हुए क्यों हैं? तो मैं उनसे कहता हूं कि इस आत्मा ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। तो वो मुझे कहते हैं कि कौन आत्मा? किस आत्मा की बात कर रहे हो आप? तभी मैं मुड़कर उस लड़की की तरफ हाथ करता हूं, लेकिन जब मैं उस तरफ देखता हूं तो वहां से वह लड़की की आत्मा गायब थी। इसके बाद वह प्रिंसिपल समझ जाते हैं कि मेरे साथ वहां पर क्या हुआ है और वो मुझे तुरंत वहां से अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और पहले तो मुझे पानी पिलाते हैं, फिर आराम से बैठाते हैं और जब मैं थोड़ा शांत हो जाता हूं तो मुझे कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके यहां से अपना ट्रांसफर करवा लीजिए, वरना आप यहां पर ज्यादा दिन तक नौकरी नहीं कर पाओगे। तभी मैं उस प्रिंसिपल से कहता हूं कि आखिर आप मुझे बताएंगे कि यहां पर चल क्या रहा है और ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी वह प्रिंसिपल मुझे जो बताते हैं उसे सुनकर मेरी तो हालात ही खराब हो जाती है और मुझे समझ में आ जाता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था। दरअसल उसने मुझे बताया कि मेरे से पहले इस कॉलेज में कोई दूसरा प्रिंसिपल हुआ करता था और उस वक्त यहाँ पर उदयभान नाम का ही एक टीचर था और उस उदयभान नाम के टीचर और प्रिंसिपल की आपस में काफी ज्यादा बनती थी और प्रिंसिपल के साथ बनने के कारण वह टीचर जिनका नाम उदयभान था वो बच्चों के साथ मन में आए वैसे ही करता था। और एक बार जब कॉलेज में कोई प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त वो एक लड़की को किसी और बहाने से उस बाथरूम के पास बुलाता है और जैसे ही वो लड़की उस बाथरूम के पास जाती है तो वो उसे लेकर अंदर बाथरूम में घुस जाता है और फिर उसके साथ वहां पर गलत काम करता है और उसने वहां पर उसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी कि जब उस लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो थोड़े ही दिन बाद उसकी मौत हो जाती है और उसी दिन से उस लड़की की आत्मा इस कॉलेज में भटक रही है और अपनी मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही है। जब भी कोई उदयभान नाम का इस कॉलेज में आता है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है। उस लड़की की मौत के बाद उस प्रिंसिपल और टीचर ने तो यहाँ से अपना ट्रांसफर करवा लिया था और ना ही उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही हुई क्योंकि वो लड़की एक गरीब परिवार से थी। इसी वजह से उस लड़की की आत्मा अब खुद से ही अपनी मौत का बदला लेने की प्रतीक्षा कर रही है। उस टीचर के जाने के बाद इस स्कूल में एक स्टूडेंट आया था जिसका नाम भी उदयभान ही था और उस लड़के के साथ भी इस कॉलेज में ठीक इसी तरह की घटनाएं होने लगी थी और इन घटनाओं से परेशान होकर उसने तो इस कॉलेज में आना ही बंद कर दिया था। और जिस दिन आप इस कॉलेज में पहली बार ज्वाइन करने के लिए आए थे तो उस दिन आपका नाम सुनकर इसी वजह से हम लोग परेशान हो गए थे कि अगर आपका नाम उदयभान है तो अब तो वह आत्मा आपको भी परेशान करेगी। उस प्रिंसिपल ने मुझे वह बात कर मेरी बहुत बड़ी मदद की थी और उसके दूसरे दिन से ही मैं लगभग 2 महीने तक मेडिकल लीव लेकर घर पर ही रहने लगा था और फिर मैंने वहां से अपना ट्रांसफर करवा लिया था। लेकिन आज भी मैं उस डरावनी घटना को अपने जहन में से भूला नहीं पाया हूं। लेकिन उस लड़की की आत्मा से डरने के साथ साथ ही मुझे उसके लिए काफी बुरा भी लग रहा था कि उसके साथ वहां पर इतना ज्यादा गलत हुआ और जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया उनको उस चीज की कोई सजा भी नहीं मिली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।